हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हार्ट बर्न के बारे में, जिसको आम भाषा में एसिडिटी बोला जाता है और कार्डियल्जिया भी इसी को बोला जाता है। कार्डिया जो होता है पेट का वो वाला हिस्सा होता है, वो वाला एरिया होता है जहाँ पर फूड पाइप जो है स्टमक से अटैच होती है। ईसोफेगस जो है स्टमक से अटैच होता है और इस पोर्शन का जो ऊपर वाला एरिया होता है, जो इसोफेगस वाला फूड पाइप वाला, उसमें अलग तरह के सेल्स होते हैं और नीचे जो स्टमक वाला एरिया होता है उसमें अलग तरह के सेल्स होते हैं। मतलब कार्डिया जो है फूड पाइप और स्टमक के जो अलग अलग तरह के सेल्स है उसके बीच का पोर्शन है। इसके ऊपर जो है फूड पाइप वाले सेल्स होते हैं, नीचे जो है स्टमक वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, कार्डिया हो गया, ये रीजन हो गया हार्ट, ये स्टमक का, जहां पर कि ये प्रॉब्लम होती है। एलजी का मतलब पेन होता है, मतलब इस हिस्से में पेन होने को या जलन होने को कार्डियल्जिया बोला जाता है। बेसिकली हार्ट बर्न का मतलब होता है कि छाती के बीच में, बिल्कुल जहाँ खाने वाली पाइप पेट से जुड़ती है, चेस्ट में बिल्कुल बीचों बीच जो है जलन वाला दर्द होता है। या पेट में ऊपर जो है एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब जो पेट के ऊपर का हिस्सा है वहां पर पेन होती है, ये बर्निंग होती है, तो उसके लिए हार्ट बर्न यूज किया जाता है। बेसिकली जो रिफ्लक्स डिसीज होता है, रिफ्लक्स मतलब एसिड का ऊपर आना, पेट से जो एसिड खाने वाली पाइप में ऊपर आता है और उस एसिड की वजह से फूड वाली पाइप में के जो सेल्स हैं वो इरिटेट होते हैं, डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन की सेंसेशन होती है। बेसिकली हार्ट बर्न एसिडिटी उसके लिए यूज किया जाता है। बट ये बीमारी नहीं, एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है। ठीक है ना। और ये लक्षण गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के अलावा, ठीक है ना, मतलब रिफ्लक्स डिसीज को ही गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहा जाता है, GERD। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कि सेम यही सिम्टम जो है प्रेजेंट होता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हार्ट अटैक होता है या फिर हार्ट में जैसे ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें भी जो है सेम तरह का ही सिम्टम्स जो है मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्व सप्लाई जो होती है वो दोनों की सेम होती है। सेम नर्व सप्लाई होने की वजह से, मतलब जो दिमाग से जो सिग्नल्स आते हैं, नर्व जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, वो सप्लाई जो है दोनों की सेम होती है, इसलिए दोनों के लक्षण जो है एक जैसे लगते हैं। बट बहुत सारे ऐसे और सिम्टम्स होते हैं जो दोनों में अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, जिससे ये पता लग जाता है कि हार्ट बर्न जो है वो हार्ट की वजह से है या फिर पेट या फूड पाइप से रिलेटेड है। और इसके अलावा जैसे कि ये जो हार्ट बर्न का सिम्टम है, ये तो सिम्टम है, लेकिन इसके साथ साथ और भी तो बहुत सारे सिम्टम्स होंगे जो इसके साथ में प्रेजेंट होंगे, है ना। मतलब हार्ट बर्न वाला तो है सिम्टम, इसके साथ में जैसे अगर फूड पाइप से रिलेटेड है तो डिस्फेजिया होगा, खाना निगलने में दिक्कत होगी, निकलते समय दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग का मन हो सकता है, वॉमिटिंग है, खट्टे डकार आ सकते हैं, खट्टा पानी गले में लग सकता है, गले तक जलन जा सकती है, खांसी हो सकती है। मतलब इसके साथ में और बहुत सारे लक्षण हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब कोई पर्सन है, किसी पर्सन ने आके कहा कि हाँ मुझे जो है हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, चेस्ट के बीच में मुझे जलन हो रही है, पेट में जो है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो भी जलन भी हो रही है और ऊपर को खाना जो है ऊपर को आ रहा है ना, जैसे कई बार बोलते हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो है हार्ट बर्न किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है एक तो उस पर्सन की जो पास्ट हिस्ट्री है, ठीक है ना, फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री, पहले कोई प्रॉब्लम्स थी, उसने कोई मेडिसिन ली थी, लंबे टाइम तक नहीं ली थी, कोई चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई बेड रेस्ट उसको लंबे टाइम तक करना पड़ा था, या फिर उसकी जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि फैमिली में ऑलरेडी कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या और कोई भी बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, जो भी वो अपनी फैमिली हिस्ट्री बताता है, उस पर डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एज होती है उसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जितनी कम एज होती है उसमें कम प्रॉब्लम्स पाई जाती है। एज के अकॉर्डिंग हार्ट बर्न जो है ज़्यादा होता है। और लाइफस्टाइल कैसा है, कोई पर्सन है जिसको हार्ट बर्न है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब कि वो स्मोकिंग करता है कि नहीं, ड्रिंक एल्कोहल लेता है कि नहीं, और उसका खाना नॉनवेज वो लेता है या नहीं, एक्सरसाइज करता है नहीं, स्ट्रेस लेता है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब में जो है हार्ट बर्न की प्रॉब्लम जो है कॉमनली होती है। प्रेगनेंसी है उसमें ये प्रॉब्लम कॉमनली पाई जाती है। मतलब जब पर्सन अपनी डिटेल बताता है कौन सा सिम्टम, मान लीजिए हार्ट बर्न है, उसके साथ में कौन सा सिम्टम प्रेजेंट है, कौन सा सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, तो उससे जो है आइडिया लग जाता है कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है।
अब इसमें पहला तो हो गया गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। वैसे मैंने ऑलरेडी एसिडिटी के ऊपर, रिफ्लक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं डिटेल के लिए। बट बेसिकली मैं छोटा सा इससे बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि खाने वाली पाइप होती है, जो फूड पाइप होती है, इसोफेगस और स्टमक, उसके बीच में स्फिंक्टर होता है जो एक ओपनिंग का काम करता है। जब हम लोगों ने खाना खाया, खाना जो है फूड पाइप से होकर पेट में एंटर हो जाता है, ठीक है। जब ये एंटर तब होता है जब ये ओपनिंग जो है ओपन होती है, खुलती है, स्फिंक्टर खुलता है। हम लोगों ने खाना खाया, ये स्फिंक्टर ओपन होगा तो खाना खाने वाली पाइप से पेट में चला जाता है, और जब खाना पेट में चला गया तो ये स्फिंक्टर जो है, ये ओपनिंग जो है अच्छे से बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। जब खाने की डाइजेशन होगी, पेट में खाना डाइजेस्ट होगा, पाचन होगा, तो खाना जो है फूड पाइप में ऊपर को बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण से यहाँ की जो मसल्स हैं, स्फिंक्टर जो है वो वीक है, तो क्या होगा, ये स्फिंक्टर प्रॉपरली बंद नहीं होता, तो पेट में से कोई भी एसिड है या वो डाइजेशन जब कर रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है पेट में, वो जो कंटेंट जो है फूड पाइप में आता है। तो कंटेंट जब फूड पाइप में आता है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम में कुछ नहीं होगा, बॉडी मैनेज करती है, एडजस्ट करती है। लेकिन जब लंबे समय तक ऐसा होता है तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और बार बार आने की वजह से फूड पाइप में स्वेलिंग हो जाती है। अगर हमारे हाथ में कोई कट लगा है, कोई जख्म हुआ है, हाथ पर कोई सूजन हुई है, अगर उसके ऊपर नमक मिर्च लगा दिया जाए तो कैसा जलन वाला दर्द होता है ना, सेम यही चीज़ फूड पाइप में होती है, क्योंकि वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, तेजाब की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब वो जख्म के ऊपर उसके ऊपर लगता है तो जलन वाला दर्द होता है और ये बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग रहती है। तो इसमें GERD में यही है कि एसिड जब बार बार ऊपर आता है, वहाँ पर जो भी स्वेलिंग होती है उसके ऊपर वो जो है इरिटेट करता है, इसलिए हमें इसमें बर्निंग होती है। अगर शुरुआत है, ठीक है, तो इसमें अगर ये लंबे समय तक रहेगा, खाना ऐसे लगेगा जैसे खाना जो है अटका हुआ है, खाना ऐसे जैसे हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे ही हम लोग खाना खाएंगे तो सिम्टम्स जो है एग्रावेट होंगे, वर्स हो जाते हैं, उस टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो खाना लगता है, जब डाइजेशन होगा तो एसिड रिलीज करेगा स्टमक, तो खाना जब ऊपर को आता है खाने के बाद, या अगर हमने खाना खा के लंबे लेट जाते हैं या नीचे को झुकते हैं आगे को, तब ये एसिड जो खाने वाली पाइप में आ जाता है पेट से, तो उस टाइम पे जो है लक्षण ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा खाने के बाद ये सिम्टम। और जब खाना ऐसे लगता है कि ऊपर को आएगा, खट्टा पानी जो है खाने वाली पाइप से होते हैं, पूरे गले में जो है जलन हो रही है। और अगर यही प्रोसेस क्रॉनिक रहेगा और लंबे समय तक रहेगा तो मुंह में खट्टा टेस्ट आएगा, खांसी रहेगी, सूखी, और जो है जो आवाज़ है हॉर्सनेस हो जाएगी वॉइस की, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। ये सारे जो है रीजंस जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा होता है जैसे कि ईसोफेजाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर खाने वाली पाइप में सूजन होती है, नेचुरल सी बात है, खाने वाली पाइप में सूजन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है मोस्टली उन्हीं को ही फूड पाइप में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होती है। तो पेशेंट की जो पर्सन की पास्ट हिस्ट्री से पता ही चल जाएगा कि उसकी इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, किस तरह की उसकी इम्यूनिटी है। और इसमें जो है एलर्जिक भी होता है। एलर्जी में क्या, अगर किसी फूड से, किसी से भी एलर्जी है, वो फूड जैसे ही एंटर होगा तो एकदम से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि जिस फूड से हमें एलर्जी होती है तो ईओसाइनोफिल्स एकदम से इकट्ठा हो जाता है, ईओसाइनोफिल्स केमिकल रिलीज करते हैं जो कि फूड पाइप को डैमेज करते हैं, और इसमें जो है हार्टबर्न प्रेजेंट है, मतलब, ठीक है। लेकिन इसमें एलर्जी भी प्रेजेंट है, अगर पर्सन की डिटेल लेते हैं तो उसको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी जो है पॉजिटिव आती है। किसी को अस्थमा हो सकता है, या फिर किसी को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, जैसे खारिश होती है, एलर्जी होती है, मतलब और एलर्जीज, कोई छींके हैं, खांसी है, बलगम, जुकाम, और एलर्जीज भी प्रेजेंट होती है पेशेंट में। ईसोफेजियल स्पाजम्स का मतलब होता है जो मांसपेशियां होती हैं फूड पाइप की, वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इनवॉलेंट्री, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो नर्व्स जो मतलब ब्रेन से सिग्नल लेकर आती हैं फूड पाइप के लिए, उसमें केमिकल्स, जो हमारी नर्व्स होते हैं वो केमिकल सिक्रीट करती हैं। एक केमिकल होता है जो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करवाता है और दूसरा रिलैक्सेशन करवाता है। पर जो स्पाजम्स होते हैं इसमें जो रिलैक्सेशन करवाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वो नहीं होता है, मतलब वो वर्क नहीं करता, वो प्रॉपर से फंक्शन नहीं करता है।
ठीक है, जिसकी वजह से जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है नॉर्मल से ज़्यादा। और नॉर्मल जो खाने वाली पाइप होती है उसका काम होता है कि उसकी मांसपेशियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से खाना जो है आगे मूव होता है, फूड पाइप से मूव होकर पेट स्टमक तक जाता है। और ये जो मूवमेंट्स की वजह से ही होता है मसल्स की। बट इसमें जो है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब नॉर्मल पेरिस्टालसिस हो भी सकता है, नॉर्मल नहीं भी हो सकता। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो खाने को मूव करने वाली कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, सिर्फ वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से जो खाने वाली पाइप होती है उसकी अंदर की ओपनिंग जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है कितनी क्लोज होती है, सॉलिड के लिए भी लिक्विड के लिए। बिल्कुल स्पाज्म ज़्यादा होंगे तो लिक्विड भी अंदर नहीं जाएगा, कम होगा तो थोड़ा लिक्विड चला जाएगा, सॉलिड नहीं जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मांसपेशियां जो है कितने जोर के जो है सिकुड़ रही हैं और कितना एरिया उसने अंदर से बिल्कुल जो ओपनिंग है बंद की है। इसमें जो है चेस्ट में पेन होता है, क्योंकि स्पाजम्स है ना, ऐसा जैसे किसी ने खींच दिया हो, मरोड़ दिया हो, उस तरह का दर्द होता है। और खाना जब भी स्वेलो करेंगे तो खाना खाते टाइम जो है पेन होगा, हार्ट बर्न होगा इसमें, ठीक है, मतलब जलन वाला दर्द होगा इसमें, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि मसल्स जो है ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसमें क्या है कि इसका इफेक्ट जो है जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, जो फूड पाइप और स्टमक में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। और ऐसा ही होता है ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स में। स्ट्रिक्चर्स में क्या होता है, ओपनिंग टाइट हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, ओपनिंग जो टाइट होती है वो फाइब्रोसिस की वजह से होती है। जैसे लंबे समय तक मान लीजिए बार बार कोई फूड पाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई लंबे समय तक इन्फ्लामेशन है, मान लीजिए कि गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, GERD प्रेजेंट है, बार बार एसिड ऊपर आ रहा है, बार बार एसिड ऊपर आ रहा है, ठीक है, और जो सेल्स है वो ज़्यादा डैमेज हो गए, बहुत ज़्यादा एरिया जो है डैमेज हो गया, बट न्यू सेल्स की ग्रोथ उतनी नहीं हो रही। तो उस जो बीच का जो खाली एरिया हो गया, सेल्स ज़्यादा डैमेज हुए, नए सेल्स कम बने, तो जो बीच में जो खाली जो स्पेस रह गई उसको फिल करने के लिए वहाँ पर हमारी बॉडी फाइबर्स डिपॉजिट कर देती है और वो स्ट्रेच कर देती है, उस एरिया को खींच के छोटा कर देती है। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है, कोई चीज़ फट जाती है, उसको जोड़ के आपस में सुई धागे सिल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे स्ट्रेच हमारी बॉडी भी फाइबर्स करती है रिलीज, और फाइबर्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, कोलेजन और ये सब, तो एक स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं। इसमें भी जो है डिस्फेजिया होगा, खाना निकलते समय दर्द होगा, बट इसमें यह कि लिक्विड जो है इजिली चला जाएगा। अगर डिस्फेजिया होगा तो सॉलिड्स के लिए होगा, मतलब सॉलिड को निगलने में दिक्कत होती है, ठीक है। जैसा कि अक्लेशिया में होता है, अक्लेशिया में होता है कि जो ओपनिंग है वो बंद रहती है, खुलती नहीं है, तो खाना जो है पीछे फूड पाइप में इकट्ठा होता रहता है। पर इसमें हार्ट बर्न नहीं होता, क्योंकि इसमें जो स्फिंक्टर है, जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो बंद ही रहता है, तो पेट का जो एसिड है वो ऊपर आता ही नहीं। और नॉर्मल फूड पाइप तो जो है फूड को रिटेन कर सकती है, बस इसमें ये है कि फूड पाइप जो है डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, ऐसा लगेगा छाती में कुछ भरा पड़ा है खाना, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा खाना भर जाएगा तो बहुत ज़्यादा खाने की वॉमिटिंग आएगी, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग होगी ना, तो इसमें हार्ट बर्न नहीं होता है अक्लेशिया में। हाँ, बैरेट्स ईसोफेगस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, रिफ्लक्स जो पेट का एसिड जब बार बार खाने वाली पाइप में बहुत लंबे समय तक आता है, तो फूड पाइप में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी रिप्रोग्रामिंग करते हैं, तो फूड पाइप के सेल्स जो हैं वो पेट वाले सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें हार्ट बर्न पॉजिटिव होता है, प्रेजेंट होता है, डिस्फेजिया भी होता है, और रिगर्जिटेशन भी होता है, नॉसिया वॉमिटिंग भी होता है, क्योंकि इसमें मेटाप्लेजिया हो जाता है, फूड पाइप के सेल्स बदलकर पेट वाले सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही मेटाप्लेजिया आगे जाकर फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर जो है, क्योंकि मेटाप्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया होगा, फिर नियोप्लेजिया होगा, नियोप्लेजिया कैंसर को बोला जाता है ना। तो सेल्स जो है अपनी मर्जी से ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे इरेगुलरली, कोई बड़ा कोई छोटा। तो कैंसर में जो है हार्ट बर्न है, पॉजिटिव है, हार्ट बर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है, मतलब फूड पाइप में किस जगह पर और कितना कैंसर है। और इसमें डिस्फेजिया होगा, कैंसर में डिस्फेजिया होगा सॉलिड खाने को लेकर भी, और लिक्विड को भी हो सकता है अगर ज़्यादा है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब गैस्ट्राइटिस के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। गैस्ट्राइटिस में पूरे पेट में जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है H. पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, और जो है
एंटीबायोटिक्स और नॉन स्टेरॉयडल जो पेन किलर्स होते हैं, जैसे इबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो उसकी वजह से पेट में अल्सर्स भी हो सकते हैं, पेट में सूजन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये इरिटेट करते हैं। बाकी एच पाइलोरी बैक्टीरिया कितना स्ट्रांग है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गैस्ट्राइटिस है, पूरे पेट में सूजन है। अब सूजन है तो पेट में सूजन है, पेट में ही एसिड प्रेजेंट है तो जलन तो होगी ही, पूरा जलन, पूरा पेट यहाँ में भारी भारी और जलन होगा, ब्लोटिंग भी होगी इसमें। तो हाँ, इसमें डिस्फेजिया नहीं होगा, गैस्ट्राइटिस में डिस्फेजिया नहीं होगा, हार्टबर्न प्रेजेंट होगा। और गैस्ट्राइटिस में जैसे ही हम लोग खाना खाएंगे तो पेट में जो है जलन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब भी खाना खाएंगे तो पेट में एसिड सिक्रीशन जो है ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस में हार्टबर्न प्रेजेंट होगा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हार्टबर्न प्रेजेंट होगा, लेकिन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में हार्टबर्न नहीं होता है, क्योंकि एट्रोफी में जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स में जो सेल्स प्रेजेंट है जो सिक्रीट करते हैं एसिड और म्यूकस, वो ग्लैंड्स ही मतलब वो सेल्स काम ही नहीं कर रहे, वो सिक्रीशन ही नहीं कर रहे हैं। जब सिक्रीशन ही नहीं हो रही, एसिड ही नहीं बन रहा, तो फिर लेयर पे कुछ भी इरिटेशन वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में हार्टबर्न नहीं होता है। हाँ, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहेगा, ये चीज़ तो है, क्योंकि जब एसिड नहीं है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक पेट में जो है खाना पड़ा रहेगा। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होगी तो वो चीज़ GERD जो है पॉजिटिव होता है, अगर जिन पेशेंट को लंबे समय तक गैस्ट्राइटिस होता है। हाइटस हर्निया है, हाइटस हर्निया में क्या होता है, हाइटस हर्निया में जो हमारी फूड पाइप होती है और स्टमक, बीच में डायफ्राम होता है, एक मसल की लेयर होती है जो चेस्ट को और पेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है, डायफ्राम, ठीक है। नॉर्मली खाने वाली पाइप जो है डायफ्राम के ऊपर होती है, पेट जो है हमारा डायफ्राम के नीचे होता है। लेकिन अगर किसी कारण से जहाँ से फूड पाइप एंटर करती है डायफ्राम से, वो सारी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएंगी, वीक हो जाएगी, ओपन हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन उसमें कम हो जाएगी, या फिर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये भी रिलैक्स रहेगा, लूज रहेगा। तो धीरे धीरे करके जो है एब्डोमेन, मतलब जो पेट में प्रेजेंट, मतलब पेट जो एब्डोमेन में प्रेजेंट था वो ऊपर को डिसलोकेट हो जाएगा, ऊपर को डिस्प्लेस हो जाएगा। इसमें हार्टबर्न जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि एसिड जो है वो खाने वाली पाइप में तो एंटर करेगा, नेचुरल सी बात है कि मसल्स ऑलरेडी वीक है, वो रिलैक्स है, तो इसमें भी जो है हार्टबर्न जो है प्रेजेंट रहेगा। पेप्टिक अल्सर्स है, पेप्टिक अल्सर्स में हार्टबर्न प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक अल्सर्स में जो दर्द होता है, जलन होती है, एकदम खाना खाने के बाद होती है। लेकिन खाना 3-4 घंटा पेट में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो उसमें जो पेन होती है खाने के 4 घंटे के बाद होती है, 3 या 4 घंटे के बाद जो है उसमें पेन होती है, उसमें हार्टबर्न भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, धीरे धीरे करके पूरे पेट में जो है इंक्रीज हो जाता है, पूरे पेट में ही इन्फ्लेमेशन कर देता है। और यही एच पाइलोरी गैस्ट्रिक अल्सर भी करता है, और मतलब पेप्टिक अल्सर में 2 अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, तो दोनों में हार्टबर्न प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें वो ये कि पेन खाने के 4 या 5 घंटे बाद होगा, और जो गैस्ट्रिक वाला है उसमें खाने के साथ साथ एकदम से पेन हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी है, उसमें जो है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्फिंक्टर जो है थोड़ा सा ओपन रहता है, जो फूड पाइप में और खाने वाली पाइप पेट में बीच में जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो ओपनिंग है वो हल्की सी खुली रहती है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पेट में, तो इसलिए इसमें जो है हार्टबर्न जो है पॉजिटिव होता है। और स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पेन है, किसी भी कारण से, तो उसमें एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होती है, तो उसमें भी जो है हार्टबर्न जो है प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या है, हार्टबर्न में क्या होता है, अगर खाने वाली पाइप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो खाना निगलने में दिक्कत होती है, डिस्फेजिया होता है, जैसे कि स्पाजम्स है, स्पाजम्स में जो है पेन भी होता है निगलते टाइम। अब खाना ऊपर को आता है ना, ऐसा होता है अगर फूड पाइप में कोई भी प्रॉब्लम है, या पेट में अगर ये जो स्फिंक्टर है प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा तो खाना जो है बार बार जो है ऊपर को आएगा, प्रॉब्लम इंक्रीज होती रहेगी, तो फिर बार बार ऐसा ही लगे, खट्टा पानी, खट्टा जो है टेस्ट जो है वो मुंह में आएगा, बार बार एसिड के ऊपर आने की वजह से जो है खांसी उठेगी और आवाज़ जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होएगी, और एस्थमा भी हो सकता है, लंबे समय तक एसिडिटी हो उनको एस्थमा के चांसेस होते हैं, क्योंकि बार बार एसिड जो है सांस वाली पाइप में भी जा सकता है, एस्पिरेशन की वजह से फिर
निमोनिया या आगे और प्रॉब्लम भी हो सकती है। हार्टबर्न में जैसा लक्षण होता है, जैसा सिम्टम फील होता है, वैसा हार्ट अटैक में भी फील होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। जो हार्टबर्न फूड पाइप और पेट की वजह से होता है उसमें चेस्ट के बीचों बीच जो है बर्निंग होती है, ठीक है। और जो हार्ट अटैक की वजह से होता है उसमें जो पेन है थोड़ी अलग तरह की होती है, स्क्वीजिंग, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, किसी ने कोई तीखी चीज छुपा दी है तो बहुत सीवियर, जैसे कोई प्रेशर पड़ गया हो, किसी ने बहुत प्रेशर डाल दिया हो, उस तरह का दर्द होता है। और फूड पाइप या पेट की वजह से होता है जब दर्द, तो ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ ऊपर को आ रहा है, या दर्द जो है ऊपर की तरफ को लगता है कि मूव हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। लेकिन अगर हार्ट अटैक की वजह से होता है तो दर्द जो है ऐसे लग रहा है जैसे कंधे की तरफ को जा रहा है, बाजू की तरफ को जा रहा है, या गर्दन की तरफ को जा रहा है। और अगर फूड पाइप या पेट में जो भी पेन होता है, बर्निंग पेन, वो खाने के बाद कोई स्पाइसी या कोई फैटी फूड खाते हैं तो उसके बाद जो है इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम लेटते हैं तो तब वो जलन जो है ज़्यादा लगती है। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल की धड़कन, जो पल्स रेट है, वो ऐसा लगता है जैसे बढ़ गया है, पल्स जो है फास्ट स्पीड में जो है चल रही है। बॉडी जो है एकदम ठंडी हो जाती है, कोल्ड एंड क्लेमी जो है, स्वेट आता है, एकदम से जो है पसीना आता है, ऐसा होता है हार्ट अटैक में। लेकिन जो अगर फूड पाइप या स्टमक की वजह से ऐसा होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि शरीर ठंडा हो जाएगा या पसीना आता है या दिल की धड़कन जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाती है। हार्ट अटैक की वजह से अगर इस तरह का सिम्टम होगा तो उसमें वीकनेस आएगी बहुत ज़्यादा, नॉजिया भी, मतलब उल्टी आने का मन भी हो सकता है, वॉमिटिंग आ भी सकती है, डिजीनेस, जैसे सिर घूम गया, कोई चक्कर आ गए, इस तरह से जो है फीलिंग लगती है, या फिर सांस ऐसे लगेगा जैसे सांस नहीं आ रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की फीलिंग होगी। और जो इसोफेगस की वजह से या स्टमक की वजह से हार्टबर्न होता है तो वो हमेशा इंक्रीज होता है कुछ स्पाइसी या फैटी खाने के बाद। और जो हार्ट अटैक वाला जो इस तरह का जो दर्द होता है वो तब बढ़ता है अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, और अगर हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है जैसे प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई है। लेकिन हार्टबर्न फूड पाइप वाले में उसमें ऐसा लगता है जब हम लेटते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एसिड ऊपर को आ गया और जलन जो है ऊपर को इंक्रीज हो रही है। मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो कहते हैं कि हाय हमें हार्ट अटैक आ गया, हमें इस तरह से लगा कि जैसे हमें रात को हार्ट अटैक हो ही गया, लेकिन जब टेस्ट करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ईसीजी करते हैं, इको करवाते हैं तो सब नॉर्मल आते हैं। तो बहुत बार इस तरह से कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन वही है कि पर्सन की जो पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उन सब से जो है पता चल जाता है कि इसको किस प्रॉब्लम की वजह से जो है हार्टबर्न हो रहा है। और इसमें क्या है कि और भी जैसे मोस्टली जो होता है हार्टबर्न जो होता है फूड पाइप और स्टमक से रिलेटेड होता है, ठीक है। इससे आसपास जैसे कि पैनक्रियास है, कई बार पैनक्रियाटाइटिस में, या जैसे कि गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी जो है हार्टबर्न वाला सिम्टम जो है आता है। और हार्टबर्न के साथ कौन से और सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं नहीं होते, उससे जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये था, मैंने थोड़ा सा कोशिश आपको हार्टबर्न के बारे में बताने के लिए, एसिडिटी के बारे में बताने के लिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।